नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भद्रोजखान अर्थशास्त्र विभाग। आज का हमारा मुख्य विषय है पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इम्पैक्ट, इंसिडेंस, टैक्स शिफ्टिंग, कराघात, करापात एवं कर विवर्तन पर डिस्कस करते हैं। कराघात एवं करापात। जब कोई कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है तो इसे हम कराघात कहते हैं, यानी कर का प्रथम भार जिस व्यक्ति पर पड़ता है उसे हम कराघात की संज्ञा देते हैं। जब इस कर को वो अन्य व्यक्तियों में टालने में सफल हो जाता है तो जो व्यक्ति इस कर को भुगतान करता है हम उसे करापात की संज्ञा देते हैं। करापात का तात्पर्य वो व्यक्ति जो कर का भुगतान फाइनली कर रहा हो। कराघात का तात्पर्य जिस व्यक्ति पर प्रथम चरण में कर लगाया गया हो और इसे मूल्य के माध्यम से अन्य व्यक्तियों पर टाल दिया जाए। इस टालने की प्रक्रिया को कराघात से करापात की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को कर विवर्तन की संज्ञा दी जाती है, अर्थात टैक्स शिफ्टिंग, अर्थात कर को दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट कर दिया गया, विवर्तित कर दिया गया। अब हम आते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। प्रत्यक्ष कर वो कर है जिस व्यक्ति पर लगाया जाए कर का भुगतान भी वही व्यक्ति करे। दूसरे शब्दों में, जब कोई कर, कराघात एवं करापात, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्तियों पर पड़े तो उस कर को हम प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स की संज्ञा देते हैं। मान लीजिए हमने एक शिक्षक पर कर लगाया कि आपकी एनुअल इनकम इतनी है, अतः इस आधार पर आप आयकर का भुगतान करिए। यहां पर हमने कराघात कहां पर किया? शिक्षक को किया। और कर का भुगतान कौन कर रहा? शिक्षक ही कर रहा है। अतः कराघात और करापात दोनों एक व्यक्तियों पर हुए, इसमें टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। वहीं अप्रत्यक्ष कर वो कर है जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वह कर को मूल्य के बहाने अन्य व्यक्तियों में कर को टाल देता है। अतः अंतिम कर का भार दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है जो कर का भुगतान करता है। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कराघात और करापात दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर होता है, अर्थात इसमें कर विवर्तन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक व्यक्ति से कर दूसरे व्यक्ति में टालना, शिफ्ट करना कर विवर्तन कहलाता है। इसके अंतर्गत कर का निर्धारण किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर किया जाता है। मान लीजिए हम बिस्किट खरीदते हैं, कर का भुगतान कौन करता है? बिस्किट का कर लगाया किस पर जाता है? बिस्किट कंपनी के ऊपर। कहा जाता है कि आप इतना कर दीजिए, वो मूल्य के माध्यम से कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देता है। अतः अप्रत्यक्ष कर की संज्ञा में हम इसे रखेंगे। इस प्रकार हम तीन कॉन्सेप्ट क्लियर किए: प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और साथ ही साथ कर विवर्तन। कराघात जिस व्यक्ति पर कर का भार पहली बार पड़े, करापात जो फाइनली टैक्स को दे, जिस पर कर का प्रभाव पड़े, दैट इज कॉल्ड करापात। कर भार के हम तीन सिद्धांतों का यहां पर अध्ययन करेंगे। पहला है केंद्रीकरण का सिद्धांत,
दूसरा है प्रसरण का सिद्धांत और तीसरा है लोच का सिद्धांत। केंद्रीकरण का सिद्धांत वास्तव में निर्बाधवादी अर्थशास्त्रियों ने दिया था। इसके अंतर्गत समाज में कर चाहे जहां लगाया जाए उसका मूलतः भार भूमि पर ही पड़ता है, अतः क्यों न हम भूमि पर ही कर को लगाएं। दूसरा सिद्धांत प्रसरण सिद्धांत, इसको फ्रांसीसी विचारकों ने रखा था। इसके अंतर्गत कर आप चाहे जहां पर लगाएं, लेकिन धीरे धीरे कर के दायरे में समाज के सभी व्यक्ति आ जाएंगे। इस विचार को प्रसरण का सिद्धांत यानी स्प्रेड हो जाता है, डिफ्यूजन थ्योरी कहा जाता है, अर्थात कर कहीं पर भी लगाया जाएगा समाज के सारे व्यक्ति, समुदाय के सारे व्यक्ति इसके दायरे में आ जाएंगे। और तीसरा सिद्धांत है मांग पूर्ति का सिद्धांत। इसके अनुसार क्रेता एवं विक्रेता की मांग और पूर्ति की लोचें देखी जाती हैं। यदि दोनों की लोच समान होगी तो कर का भार दोनों व्यक्तियों पर आधा आधा पड़ेगा। आइए हम मांग पूर्ति के सिद्धांत को रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर वो कर है जिसमें कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्तियों पर होता है, अर्थात जिस व्यक्ति को कर के दायरे में लाते हैं वही व्यक्ति कर का भुगतान करता है, अर्थात इसमें नो टैक्स शिफ्टिंग एक्टिविटी, इसमें कोई भी टैक्स शिफ्ट नहीं होता है जैसे आयकर। वहीं अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है, इसमें कराघात तो ए व्यक्ति के ऊपर होता है, लेकिन जो कर का भुगतान होता है वो बी व्यक्ति करता है। यानी इसमें जिस व्यक्ति को कर के दायरे में लाया जाता वो व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता, बल्कि मूल्य के रूप में अन्य व्यक्ति पर टाल देता है। इस प्रकार इसमें टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है। हमने 3 सिद्धांत अभी देखे, केंद्रीकरण का सिद्धांत, प्रसरण का सिद्धांत और मांग पूर्ति सिद्धांत। मांग पूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहां पर मांग की लोच इकाई के बराबर है और साथ ही साथ पूर्ति की लोच भी इकाई के बराबर है। प्रारंभ में मांग DD1 है और पूर्ति SS1 है। इक्विलिब्रियम पॉइंट E है। वह उपभोक्ता OP मूल्य पर OX वस्तुओं को परचेज कर रहा है। जब कर लगाया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास सप्लाई वक्र बाईं ओर शिफ्ट होती है। किसके कारण? टैक्स के कारण। टैक्स के कारण SS1 रेखा शिफ्ट होकर के हो जाती है S2 S3 रेखा। नया संतुलन बिंदु हमें E2 प्राप्त होता है और हमारी मांग OX से घटकर OX1 हो जाती है और मूल्य वस्तु का बढ़ करके हो जाता है P1। इस प्रकार टैक्स लगने से वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। यहां पर हम देखते हैं क्या कि हमारे यहां जो टैक्स लगाया गया वो वास्तव में AE2 टैक्स है। AE2 टोटल टैक्स है, लेकिन मूल्य में वृद्धि P1 हो रहा है, प्राइस चेंज है। अतः यहां पर इस पॉइंट को हम B पॉइंट कर देते हैं। टोटल टैक्स ये है और मूल्य में वृद्धि मात्र E2B है, यानी उत्पादक AE2 में से BE2 टैक्स ही मूल्य के रूप में बढ़ाता है। अतः AB टैक्स
स्वयं उत्पादक द्वारा भुगतान किया जा रहा है। अतः ये वो टैक्स का पार्ट है क्या, E2B टैक्स पेड बाय कंज्यूमर एंड AB टैक्स पेड बाय प्रोड्यूसर। इस प्रकार टोटल टैक्स हमें AE2 डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर का पार्ट E2B और प्रोड्यूसर का पार्ट AB दोनों बराबर हैं। E2B इज इक्वल टू AB। क्यों? क्योंकि मांग और पूर्ति दोनों की लोच बराबर है, इसलिए टोटल टैक्स E2 को दोनों आपस में डिवाइड कर देते हैं और मूल्य के रूप में PP1 ही वृद्धि दिखाई पड़ती है। आइए हम देखते हैं यदि मांग की लोच डिफरेंट हो तब क्या होगा। यहां पर हम रेखा चित्र में देख सकते हैं कि मांग रेखा की लोच इकाई से अधिक है, जबकि पूर्ति रेखा की लोच इकाई के बराबर है। संतुलन बिंदु E है, संतुलित मूल्य OP एंड संतुलित मात्रा OX है। अब मान लीजिए टैक्स लगाया जाएगा। जब टैक्स लगाएंगे तो सप्लाई करो ऊपर के बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। पुनः हम नया संतुलन बिंदु कहीं E प्राप्त होगा। जब टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स लगने के परिणाम स्वरूप नई पूर्ति रेखा S2 S3 बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। नया संतुलन बिंदु E1 प्राप्त होता है। अतः AE1 न्यू टैक्स है। अतः AE1 टोटल टैक्स है। टोटल टैक्स है। अब यहां पर देखते हैं कि मूल्य में वृद्धि PP1, मूल्य में वृद्धि PP1 या BE1 के बराबर हुई है। प्राइस चेंज, प्राइस चेंज। अतः BE1 टैक्स कौन पेड कर रहा है? BE1 टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, यानी प्रोड्यूसर BE1 टैक्स कंज्यूमर पर शिफ्ट कर दे रहा है। टोटल टैक्स प्रोड्यूसर पे कितना लगा है? AE1 टैक्स लगा है, लेकिन शिफ्ट कितना कर पा रहा? BE1 या PP1 एज इन द फॉर्म ऑफ प्राइस चेंज, मूल्य में परिवर्तन के द्वारा कर रहा है। एंड AB टैक्स पेड बाय प्रोड्यूसर। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर ज्यादा टैक्स पेड कर रहा है और कंज्यूमर कम टैक्स पेड कर रहा है। अर्थात टैक्स शिफ्टिंग की जो प्रोड्यूसर की पावर थी कम है। क्यों? क्योंकि मांग की लोच अधिक है, आपूर्ति की लोच इकाई के बराबर है। जब लोचें अलग अलग होती हैं तो टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी चेंज हो जाती है। होती तो है टैक्स शिफ्टिंग, लेकिन उतनी पावर नहीं होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि मांग की लोच में परिवर्तन होने का टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। अतः प्रोड्यूसर कम मात्रा में टैक्स को शिफ्ट कर पा रहा है। चलिए एक कंडीशन ये ले लेते हैं कि मांग की लोच इकाई से कम हो, तब क्या होगा। यहां पर हमने ये शर्त रख रखी है कि मांग की लोच इकाई से कम है, जबकि पूर्ति की लोच इकाई से बराबर है। प्रारंभिक संतुलन बिंदु E है, ये मांग रेखा DD1 है और पूर्ति रेखा SS1 है। इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, OP प्राइस एंड OX प्रोड्यूस। मान लीजिए टैक्स लगाया जाता है, तो टैक्स लगाने के साथ ही साथ हमारी पूर्ति रेखा बाईं ओर शिफ्ट होती है, दैट इज S2 एंड S3। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी
E1। नया संतुलन बिंदु कौन सा होगा? E1 होगा। क्वांटिटी डिक्लाइन, प्राइस राइज। ओके, यहां पर हम देखते हैं क्या कि AE टोटल टैक्स है इम्पोज बाय गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर, यानी यहां पर AE1 ये क्या है? टोटल टैक्स है। इतना हमने गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर के ऊपर लगाया कि आपको AE1 टैक्स देना है। प्रोड्यूसर की शिफ्टिंग पावर हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर देखता है कि मार्केट में कमोडिटी एज बिहेव कैसे कर रही है? वेरी इनइलास्टिक डिमांड के रूप में, अतः कंज्यूमर को लेना आवश्यक है। अतः हम देखते हैं क्या कि BE1 टैक्स एज अ प्राइस किस पे इंपोज कर देता है? कंज्यूमर पे। टैक्स शिफ्ट कर दिया है। तो इतना टैक्स कौन पेड कर रहा है? टैक्स पेड कर रहा है कंज्यूमर। वहीं पर AB टैक्स पेड बाय प्रोड्यूसर। यहां पर हम देखते क्या है कि BE1 ज्यादा टैक्स कंज्यूमर पेड कर रहा है और कम टैक्स प्रोड्यूसर पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनइलास्टिक है, क्योंकि यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 एंड हमारे पास सप्लाई की इलास्टिसिटी इकाई के बराबर है। इसलिए प्रोड्यूसर कम पेमेंट करेगा टैक्स का और कंज्यूमर ज्यादा पेमेंट करेगा। धन्यवाद।